ले रहे हैं। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहां लोक नीति नहीं आता हो। तो मैं आपको इतनी गहनता से पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी परीक्षा के एग्ज़ाम में लोक नीति टॉपिक हो तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलते हैं, लोक नीति है क्या। अब नाम से स्पष्ट है, लोक नीति यानी कि सरकार की ऐसी नीति जो जनता की मांगों और समस्याओं के निदान पर आधारित होती है, उसको क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। तो लोक नीति के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है, कैसे विकास हुआ है, वो हम देखते हैं। तो कहते हैं जनता की समस्या और मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की नीति लोक नीति कहलाती है। लोक नीति सरकार की महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। ये लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है, यानी कि ये मान के चलती है कि सरकार एक सेवक का काम करेगी, जनता के कल्याण का काम करेगी। वास्तव में लोक नीति लोक प्रशासन में घनिष्ठ संबंध है और लोक नीति वह दिशा निर्देश या आधार पत्र होता है जो सरकारी कार्यक्रमों तथा कार्यों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो पब्लिक पॉलिसी एक तरीके से सरकार के लिए निर्देश पत्र है कि वो किस तरीके से काम करे, क्योंकि वास्तव में कोई भी सरकार बनती है, चुनाव लड़ती है, तो चुनाव में अपना क्या है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग जो है घोषणा पत्र जारी करती है। उस घोषणा पत्र पर जनता की जब मोहर लग जाती है तो उसी के बाद सरकार का निर्माण होता है। तो अब सरकार का उद्देश्य होता है कि वास्तव में उसने जो जन नीति उस जारी की, ऐसी जन नीति बनाए और उसी को क्रियान्वित करे। तो ये उसी पर आधारित है। लोक प्रशासन में लोक नीतियाँ प्रमाणित मार्गदर्शक होती हैं, प्रबंधक को योजना बनाने में, उद्देश्य पूर्ति करने में सहायता देती हैं। वास्तव में एक थिंकर थे पीटर ओडेगार्ड, वो क्या कहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि पीटर ओडेगार्ड ने कहा है, नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वां बच्चे हैं। नीति और प्रशासन क्या है, यानी कि लोक नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं। मैंने कहा ना कि वास्तव में जब घोषणा पत्र कोई दल जारी करता है या उम्मीदवार जारी करता है, उसी के आधार पर जनता उस पर मोहर लगाती है। अब उसका काम होता है कि जनता की जो मांगे हैं या समस्याएं हैं उनका समयबद्ध वो निदान करे और जनता को विकास की राहत की पहुंचाए। तो कैसे पहुंचेगा, वो लोक नीति के आधार पर ही पहुंचेगा। तो साधारणतः लोक नीति शब्द में दो अर्थ हैं। लोक का मतलब सरकार से है, नीति का अर्थ जनता की समस्या या मांगों से है। अर्थात जनता की समस्या मांगों के समाधान के लिए जो सरकार लोक नीति बनाती है वही लोक नीति कहलाती है। लोक नीति का अर्थ में यह है कि निर्णय करना है कि क्या किया जाए, कब किया जाए और कहाँ किया जाए। ये तीन पहलू इसमें कहीं ना कहीं विद्वान रहते हैं। अब बहुत सारे विद्वानों में से थॉमस डाई एक महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनका नाम था थॉमस डाई। ये कहते हैं लोक नीति का संबंध उन्हीं सब बातों से है जिन्हें सरकार करने अथवा न करने का निर्णय लेती है। तो सरकार जिनके आधार पर कहती है हम ऐसा तो करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, हम निरंकुशता नहीं अपनाएंगे और हम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, या हम सकारात्मक कार्य करेंगे, पूंजीवादी नीतियां नहीं अपनाएंगे, जो भी बेसिकली रहता है, तो वो थॉमस डॉय कहता है। तो सरकार के लिए एक निर्देश पत्र रहता है लोक नीति, ये ध्यान रखना है। लोक नीति की शुरुआत के बारे में डैनियल मैक्विल कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1922 में ही होगी थी। कब होगी थी? 1922 में। किसने कहा? डैनियल मैक्विल ने कहा। किसने कहा कि 1922 में शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैनियल मैक्विल ने कहा, कहता है कि जब 1922 में चार्ल्स मेरियम ने सरकारी गतिविधियों को लोक नीति से जोड़ा और उसको राजनीति के सिद्धांत व व्यवहार से संबंधित करने पर बल दिया। तो यानी कि 1922 में चार्ल्स मेरियम पहला विद्वान था जिसने लोक नीति को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया। फिर लोक नीति हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। 1937 में कौन सी यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लोक नीति को ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। लेकिन लोक नीति पर पहली पुस्तक जो मानी जाती है वो है डेनियल लर्नर और हेराल्ड डी लासवेल की किताब है द पॉलिसी साइंस। तो पॉलिसी साइंस किसकी किताब है? कोई आपसे पूछे द पॉलिसी साइंस किसकी किताब है, तो ये पहली किताब मानी जाती है लोक नीति से संबंधित, जो लर्नर ने, डेनियल लर्नर और लासवेल ने लिखी थी 1951 में। लर्नर व लासवेल ने 1951 में लिखी थी। ये किताब लोक नीति की दिशा में पहली पुस्तक मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भारत में
लोक नीति की शुरुआत कब से मानी जाती? कहते हैं 1894 की जो वन नीति थी वो एक लोक नीति थी, क्योंकि उसका भी मेन उद्देश्य था जनता की वन से संबंधित समस्याओं का निदान करना। कहीं ना कहीं उसमें जन सहभागिता को मान्यता दी गई थी, इसलिए ऐसा मानते हैं। अब लोक नीति की परिभाषाएं जो हैं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं, उन विद्वानों का हम चर्चा करेंगे एक एक करके, क्योंकि फैक्चुअल एग्जाम होता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कि वहाँ उन परिभाषाओं को पूछ लेते हैं कि किस विद्वान की परिभाषा है। सबसे पहले हम डिमोक का नाम लेते हैं। तो डिमोक के अनुसार नीतियाँ व्यवहार के वे नियम हैं जिन्हें सचेत रूप से मान्यता है, जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। नीतियों को क्या कहते हैं? डिमोक व्यवहार के नियम और जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1956, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिमोक की किताब कौन सी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1956, जिसमें वो कहते हैं नीतियां व्यवहार के नियम हैं जो प्रशासनिक निर्णयों के मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। अगला दूसरी जो है परिभाषा वो हम देखने का प्रयास करते हैं जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में। जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं कि नीति उस कार्रवाई की साप्ताहिक, लिखित या निहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है तथा जिसका अनुगमन करता है। प्रबंधक जिस नीति को अपनाता है, अनुगमन करता है, कहते हैं वही लोक नीति है, ऐसा टेरी कहते हैं। टेरी वही हैं जो प्रति प्रत्यायोजन का सिद्धांत देते हैं। ये प्रति प्रत्यायोजन की बात भी करते हैं, कहते हैं कि अधीनस्थ भी अपनी शक्तियां उसको सौंप सकता है। तो इनकी किताब थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बुक है इनकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1954 की। फिर फ्रेडरिक क्या कहते हैं? वो कहते हैं अमुक परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना के संबंध में निर्णय ही नीति है, कि भाई इस परिस्थिति में हमें ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, यही लोक नीति है, ऐसा फ्रेडरिक कहते हैं। थॉमस आर डाई के अनुसार लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत तो सरकार कुछ करना चाहती है या कुछ नहीं करना चाहती है। थॉमस आर डाई क्या कहते हैं कि लोक नीति क्या है? जिसके अंदर सरकार कुछ करना चाहती है, यानी कि कुछ कार्य तो एक्शन में लेना चाहती है और कुछ कार्य रोकना चाहती है। तो उनकी बुक है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। थॉमस आर डाई की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थॉमस आर डाई की ध्यान रख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। ये किसकी बुक है? पब्लिक पॉलिसी। ये थॉमस आर डाई की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1978 की बुक है, तो ये बुक आपको पता रहनी चाहिए। फिर क्या है? विलियम जेनिकिंस के अनुसार लोक नीति किसी राजनीतिक कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं के समूह दिए गए निर्णयों की माला है, जिसका संबंध लक्ष्यों के चयन और निश्चित स्थिति के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने से है, और इसमें कौन से साधन अपनाए जाएंगे और राजनीतिक वो बेसिकली सारी चर्चा होती है। तो ये बेसिकली राजनीतिक कार्यकर्ताओं की के एक योजना से निर्णयों की योजना को अर्थ लगाते हैं जेनिकिंस। वास्तव में देखा जाए लोक नीति वही है। भारत के संदर्भ में देखें तो जो आज मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं तो लोक नीति है। वो हमेशा जनता को पूरा करने के उद्देश्य से, जनता को अपने के साथ जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम नीतियां चलाते हैं। रिचर्ड रोज के अनुसार लोक नीति केवल एक निर्णय नहीं बल्कि यह किसी कृत्य की एक प्रक्रिया या प्रतिरूप भी है। तो कहते हैं एक ये निर्णय नहीं है, ये प्रक्रिया भी है, ऐसा रिचर्ड रोज कहते हैं। जॉन सी के अनुसार समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में सरकार द्वारा जानबूझ किए जाने वाले कार्यों के संबंध के लिए किए गए निर्णय ही लोक नीति कहते हैं। कि समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में सरकार जो जानबूझकर कार्य करती है, निर्णय लेती है, वही लोक नीति है। बी गाई पीटर्स का कहना है लोक नीति सरकारी गतिविधियों का समुच्चय है जो नागरिकों के जीवन पर प्रभाव डालती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी गार्ड पीटर्स, मैं इधर लिख देता हूं, साथियों जब तक हम समझेंगे नहीं ना किसी बात को तो आप कर नहीं पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है लोक नीति सरकारी
गतिविधियों का वह समुच्चय है जो नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि रॉबर्ट लिनबरी क्या कहते हैं। रॉबर्ट लिनबरी जो हैं उनका कहना है सरकार अपने नागरिकों के लिए जो भी करती है या करने में सफल रहती है वो लोकनीति है। तो रॉबर्ट लिनबरी ने क्या कहा, सरकार अपने नागरिकों के लिए जो करती है या करने में असफल रहती है वही लोकनीति है। अब आगे क्या है, आगे कहते हैं भारत में कौन सा मॉडल है। भारत में लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल है। कहते हैं भारत में लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल बनाया गया है। अब लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल क्या है, साइमन का संतुष्टि मॉडल प्लस उसमें सुधार संशोधन। ये क्या हो गया, लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल। तो उसमें थोड़ा सा वैज्ञानिकता को और अपना लेते हैं, तो इसलिए कहा गया कि भारत में पुरानी नीति में थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है, कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जाता। इसलिए ड्रोर कहते हैं भारतीय लोक नीति को अवशेष गुण नीति कहा, क्योंकि इसमें वास्तव में पुरानी नीति को अपनाया गया। तो भारत में कौन सा मॉडल लोक नीति का अपनाया जाता है, वृद्धिशील मॉडल। ये किसने दिया था, लिंडब्लोम ने दिया था। लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल क्या है, साइमन का संतुष्टि मॉडल में यदि हम सुधार जोड़ दें तो ये क्या आ गया, लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल। अब लोक नीति की विशेषताएं क्या होती हैं भाई, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। लोक नीति जो होती है जनता की समस्याओं व मांगों के समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है। लोक नीति मुख्य रूप से संबंध सरकारी क्षेत्र से है, लेकिन ये गैर सरकारी क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। ये नीतियां मार्गदर्शक का काम करती हैं, प्रबंधन के लिए कहीं ना कहीं आदर्श का काम करती हैं। लोक नीति एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। लोक नीति जनहित पर आधारित है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, ये भविष्योन्मुखी है, ये दिशा निर्देश रेखांकित करती है। आगे देखें तो लोक नीति परिणामोन्मुखी होती है, इसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, यानी कि अधिकतम संतुष्टि। लोक नीति वैधानिक सत्ता के आवरण में निर्मित होती है। नीति सरकार के उद्देश्य तक पहुंचने का साधन है। नीति संविधान, कानून, अध्यादेश, विनिमय, कार्यकारी आदेश अथवा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है। लोक नीति एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनाती है। अब लोक नीति की प्रकृति क्या है, इसमें मुख्यतः तो सरकारी है, लेकिन इसमें गैर सरकारी तत्व भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि एनजीओ आदि भी उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। फिर लोक नीति वैधानिक व बाध्यकारी होती है। पहली प्रकृति तो क्या है, सरकारी। दूसरी वैधानिक व बाध्यकारी होती है। तीसरी देखें, इसका रूप सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, कि हमें ये तो करना है और ये नहीं करना, इसलिए, ठीक है ना। अगला देखें तो वास्तव में देखा है जनहित से संबंधित है, किससे, जनहित से, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। अब लोक नीति के प्रकार क्या क्या हैं वो भी देखें। लोक नीति के बहुत सारे प्रकार हैं, तो हम जो है महत्वपूर्ण प्रकारों पर अब चर्चा करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक नीति के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है मूलभूत या सारगत या बुनियादी नीति मॉडल, जिसे कहते हैं सबस्टेंटिव पॉलिटिक्स या पॉलिसीज। तो अब ये सबस्टेंटिव पॉलिसी क्या होती है, इसका उद्देश्य रहता है कि समाज की आधारभूत समस्याओं का निदान करना, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ, ये जो हैं ये बुनियादी नीतियाँ हैं। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उनको हम मूलभूत नीतियाँ कहते हैं। फिर नियंत्रित नीतियाँ, जो वास्तव में क्या करते हैं, हम कईयों विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियंत्रण के लिए नीतियाँ अपनाते हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, सुरक्षा के नियंत्रण से संबंधित रिजर्व बैंक की, निर्वाचन आयोग, राज्य परिवहन निगम,
आदि संस्थाएं इसमें फिर संलग्न भी रहती हैं। वो नियंत्रक वाली नीतियाँ, तो पहली तो कौन सी है, मूलभूत नीतियाँ। मूलभूत नीतियाँ जो वास्तव में आवश्यक नीतियाँ हैं, जनता के लिए, समाज के विकास के लिए आधारभूत हैं। नियंत्रक नीतियाँ जो मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तीसरा वितरण, जिसमें संसाधनों के वितरण पर बल दिया जाता है, तो इसमें पिछड़े तबकों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं पुनर्वितरक नीतियाँ, इसमें क्या है कि अमीर से लेकर गरीब को देने पर ध्यान दिया जाता है, जैसे भूमिहीन कर नीति। फिर संगठक नीतियाँ, ये जो ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ उपकरणों पर आधारित रहती हैं, राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य हित या व्यापक संदर्भों से युक्त होती हैं। तो जैसे सुरक्षा संबंधी नीतियाँ या विकास संबंधी नीतियाँ, तो ये कुछ ऐसी, जैसे योजना आयोग है, नीति आयोग है, तो संगठक नीतियाँ हैं। कैसी नीतियाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूट पॉलिसी हैं वो। फिर है क्षेत्रक नीतियाँ। अब क्षेत्रक नीतियाँ क्या हैं, सेक्टर पॉलिसी, इसमें क्षेत्र के अनुसार, कार्य क्षेत्र के अनुसार, किसके अनुसार, कार्य क्षेत्र के अनुसार विषयवार विशेषज्ञता के अनुसार बनाई जाती हैं। ये भी 3 प्रकार की रहती हैं, नियामकीय नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ। इसमें कार्य क्षेत्र के बस एक पर्टिकुलर क्षेत्र के संदर्भ में रहती हैं। जैसे सिंपल प्रशासन के क्षेत्र में हो गया कि हमें एलिमेंट्री भर्ती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, भाई किस तरीके का वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी चाहिए कि नहीं। आर्थिक नीति में पूंजीवाद अपनाना चाहिए, जैसे मनमोहन पॉलिसी, तो मनमोहन पॉलिसी कौन सी, आर्थिक नीति में आ गया। और इसमें जनसंख्या नियंत्रण नीति सामाजिक नीति में आ गया। और प्रशासनिक सुधार आयोग क्या आ गया, नियामकीय नीति में आ गया। इस तरीके से बहुत सारी नीतियाँ ये अलग अलग प्रकार से गठित की जाती हैं। तो 3 प्रकार की क्षेत्रक नीतियाँ मैंने बताई। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वानों ने नीतियाँ बताई हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम है थियोडर जे लोवी। ये बार बार पूछा जाता है, थियोडर जे लोवी, इन्होंने क्या 4 प्रकार बताए। ये अगर आप देखेंगे पुराने पेपर तो ये बार बार पूछा गया है। इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। पहला नियामक नीति, नियामक, वितरणात्मक, पुनर्वितरण और संगठक। ये 4 नीति। अब इनका अंग्रेजी भी ध्यान रखना। नियामक को रेगुलेटरी कहते हैं, तो ये क्या है, व्यवहार को नियमित करने से संबंधित। जैसे हमारी परिवहन संबंधी नीतियाँ इसी के अंदर आएंगी। रिजर्व बैंक की नीतियाँ, निर्वाचन आयोग की चुनाव व्यवहार से संबंधित आचार संहिता इसी प्रकार के। वितरणात्मक, संसाधनों का वितरण, आरक्षण वगैरह नौकरियों में सब इधर। पुनर्वितरण, भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम इसके अंदर। संगठक नीतियाँ ये सुरक्षा व विशेषज्ञता से संबंधित हैं, जैसे नीति आयोग जो विकास की संगठित नीतियाँ अपनाता है, या दिल्ली बम्बई कॉरिडोर योजना भी कह लो, या हमारी सुरक्षा संबंधी नीतियाँ, वो सब संगठक नीतियाँ हैं। इसी प्रकार से दूसरे थिंकर हैं ग्लेडन, जो नीतियों के 4 प्रकार बताते हैं। ग्लेडर ने 4 प्रकार कौन से बताए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लेडर ने बताया राजनीति व सामान्य नीति। राजनीतिक, ये सामान्यतः जनहितों पर आधारित रहती है, पूरे देश में सामान्य नियम लागू होते हैं इसमें कि हम इस प्रकार के नीति अपनाएंगे, लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। वो निष्पादन नीति है, आउटपुट को बढ़ावा देना, परफॉर्मेंस को। तीसरा है प्रशासनिक नीति, प्रशासन में सुधार से संबंधित, ठीक है ना। चौथा तकनीकी नीति। तो ग्लेडन 4 प्रकार की नीतियां बताते हैं, राजनीतिक व सामान्य नीति, दूसरा निष्पादन नीति, तीसरा प्रशासनिक नीति और चौथा तकनीकी नीति। अगर कार्य क्षेत्र के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की नीतियां होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, संघीय स्तर पर नीति, प्रादेशिक नीति और फिर क्या है, स्थानीय नीति। तो बेसिकली ये पॉलिसी भी 3 प्रकार की हैं। जैसे नियोजन ही देखा जाए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर हो तो राष्ट्रीय योजना, और प्रादेशिक स्तर पर हो तो प्रादेशिक योजना, और लोकल लेवल स्तर पर हो तो लोकल योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं लोक नीति के 3 व्यवहारिक पहलू। अब लोक नीति के 3 व्यवहारिक पहलू क्या हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। वास्तव में 3 पहलू हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया और लोक नीति का मूल्यांकन या मूल्यांकन प्रक्रिया। तो पहला नीति निर्माण कैसे होता है। नीति निर्माण एक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले क्या क्या किया जाता है, समस्या कौन सी है वो देखते हैं, फिर समस्या का मूल्यांकन करते हैं, फिर उसका कैसे क्रियान्वयन करना है, विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं, फिर परिणाम का भी आकलन मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद नीति की स्वीकृति दे देते हैं। उसके बाद
स्वीकृति के बाद उसको फिर क्या है, नीति का चयन करते हैं, फिर लागू करते हैं। लागू करते समय कोई प्रतिक्रिया आती है तो फिर पुनरावलोकन भी कर लेते हैं, उसमें फिर संशोधन भी कर लेते हैं। जैसे जो कृषि संबंधी कानून थे, नीति थी कृषि संबंधी, उसमें भी देखो पहले क्या था, कृषि का विकास नहीं हो रहा, तो हमने ये देखा, मोदी जी के शब्दों में देखें तो हमने समस्या देखी, मूल्यांकन किया, विकल्प पर विचार किया, तो मोदी जी ने निर्णय किया कि भाई इसमें वैश्वीकरण लागू कर दो। तो परिणामों का पूर्वानुमान भी लगा लिया कि दुनिया के देश देख लिए, फिर नीति की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति करने के बाद उन्होंने देखा कि नीति का चयन भी कर लिया, फिर उसको लागू भी कर दिया, लेकिन जब प्रतिक्रिया नकारात्मक आई तो बेचारों ने वापस ले लिया। अब यह है कि नीतिगत प्रस्तावों को नीति में परिवर्तित करते समय प्राय निम्नलिखित तकनीकें अपनानी चाहिए: सौदेबाजी, प्रतियोगिता, आदेश और संघर्ष और सहयोग। तो ये अब बेली एक विद्वान थे, वो कहते हैं लोक नीति में 4 तत्व रहते हैं। कौन कहते हैं? बेली। अब 4 तत्व कौन कौन से रहते हैं? विचार, हित, संस्थाएं और व्यक्ति। तो भाई विचार, जैसे सिंपल है, आज विचार सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए बीजेपी की सरकार है तो विचार कहीं ना कहीं पूंजीवाद। हित क्या है? जनहित है। संस्थाएं कौन कौन सी इंक्लूड हैं? विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर व्यक्तित्व, नेता का व्यक्तित्व कैसे, ये। अब देश के नीति निर्माण में क्या कौन कौन से संस्थाएं भाग लेती हैं? तो संविधान और संसद, मंत्रिमंडल, योजना आयोग। योजना आयोग की जगह हम अब नीति आयोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग तो खत्म हो गया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद, न्यायपालिका, दबाव समूह, राजनीतिक दल, परामर्शदायी समितियां, मीडिया, ये सब इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित रहते हैं। अब आगे देखते हैं नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया। नीति निर्माण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्रियान्वयन। कहते हैं नीति निर्माण के कार्य में तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक भूमिका रहती है, विधायिका और मंत्री परिषद नीति निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन का कार्य प्रशासन करता है। तो प्रशासनिक क्षमता जो है वो क्रियान्वयन का काम करती है। ये एक प्रशासनिक कार्य है क्रियान्वयन। क्या कार्य है? प्रशासनिक। तो कार्यपालिका के प्रशासन से जुड़ा हुआ है, स्थायी कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। इसका विशेष अध्ययन हैरोल्ड लासवेल ने किया था बेसिकली 1956 में। फिर क्या है, हारग्रीव जैसे विचारक कहते हैं कि वास्तव में क्रियान्वयन एक ऐसे विषय है, लोकनीति का क्रियान्वयन, जो पहले विलुप्त हो गया था, अब वापस उभर कर सामने आ गया है। वोन मीटर और कार्ल वन हार्न भी कहते हैं कि हम कम जानते हैं क्रियान्वयन के बारे में। वास्तव में आम जनता को पता नहीं, वो नीति निर्माण से ही खुश है। और देखा जाए, जब तक कोई चीज़ बन जाए और वो क्रियान्वित ना हो, खाली एक मसौदा तो कागजों पर रहता है। जैसे आज सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, मुद्रा योजना, ये योजना, अब ये बड़ा मुश्किल होता है उसे जनता तक पहुंचाना। ये पहुंचाने का काम ही क्रियान्वयन है। तो बेसिकली क्रियान्वयन के क्या अर्थ हैं? पालन करवाना, पूर्ण करवाना। तो ये है, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखते हैं कि लोक नीति के क्रियान्वयन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कि पहला तो लोक नीति को क्रियान्वित करते समय देखना चाहिए उद्देश्य से तो नहीं भटक गए, वो भी। फिर नीति निर्माताओं के प्रत्यक्ष साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिस सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए उसके विचार को समझना चाहिए, और नीति क्रियान्वयन में सरलता को अपनाना चाहिए। अब ये नीति क्रियान्वयन को लेकर बहुत सारे विकास हुआ भाई लोक नीति क्रियान्वयन का। कहते हैं 56 में तो चर्चा कर दी थी, किसने कर दी थी भाई? हैरोल्ड लासवेल ने। लेकिन जेफरी प्रेसमैन और एरन विल्दावस्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्रियान्वयन को लेकर। तो वो कहते भी हैं अपनी किताब इम्प्लीमेंटेशन में 73 में कहते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण उनकी प्राप्ति हेतु उठाए जाने वाले कदमों के मध्य अंत्यक्रिया को हम प्रक्रिया को ही क्रियान्वयन कहते हैं। कि भाई लक्ष्य क्या हैं, उनका निर्धारण और उसकी प्राप्ति के बीच का जो काम है, भाई ये तो हमारे लक्ष्य हो गया और ये इसका प्राप्ति हो गया, और ये प्राप्त कब होंगे? जब क्रियान्वयन करेंगे। इसके बीच का हिस्सा क्या हो गया? क्रियान्वयन। ये बात कौन कहते हैं? जेफरी प्रेसमैन कहते हैं। और विल्दावस्की कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि दोनों की, इनकी किताब कौन सी थी? इम्प्लीमेंटेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्रियान्वयन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 73 में ये किताब लिखी थी, इसमें ये इन्होंने कहा था। अब ये क्रियान्वयन का अध्ययन की शुरुआत, क्रियान्वयन के चरण नहीं है, ये वास्तव में क्रियान्वयन के 3 चरण हैं, यानी कि अध्ययन के।
लोक नीति की क्रियान्वयन अध्ययन के 3 चरण हैं। अब ये कई बार बुक्स में आप गड़बड़ पढ़ लेते हैं। प्रथम चरण में क्या है कि इसमें केस स्टडीज पर बल दिया गया पहले चरण में, ठीक है ना। किस पर बल दिया गया? इसे प्रथम प्रयास माना गया और इसमें यही है कौन? जेफरी प्रेसमैन और एरन विल्दावस्की। इसमें यानी कि उसका सूक्ष्म गहन अध्ययन, केस स्टडी क्या है? किसी इकाई का सूक्ष्म गहन अध्ययन ही क्या है? केस स्टडी। तो इसमें केस स्टडी के आधार पर क्रियान्वयन पर बल दिया गया। तो ये इससे जुड़े हुए प्रथम चरण के विद्वान हैं जेफरी प्रेसमैन व विल्दावस्की। द्वितीय चरण 80 के दशक में आया जब क्रियान्वयन में पद पर सोपानिक क्रियान्वयन पक्ष पर अधिक सैद्धांतिक अनुभविक दृष्टि से अध्ययन किया जाने लगा। तो इसमें मेजिमियन व सेबेटियर हैं। इसमें द्वितीय चरण में पद सोपानिक अध्ययन पर बल दिया गया। भाई पद सोपान के हिसाब से देखें, उस हिसाब से। वैकल्पिक द्वितीय चरण में समांतर रूप से विकसित इस पीढ़ी के विचार में लोक नीति के क्रियान्वयन के बजाय उद्रगामी परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें पीढ़ी के चिंतन के केंद्रीय सूत्र थे। तो इसमें बेनिजर्न थे, इनकी किताब का नाम इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च थी। भाई द्वितीय चरण आया, द्वितीय चरण का वैकल्पिक आया कि हम पद सोपानिक के साथ साथ क्या देखें? उद्रगामी परिप्रेक्ष्य में भी देखें, अधोगामी के स्थान पर। हमें हॉरिजेंटल नहीं देखना चाहिए, तो थोड़ा सा हमें हॉरिजेंटल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर भी देखना चाहिए, ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो भाई नीचे क्या असर पड़ा वो भी देख लें, खाली ऊपर में क्या भूमिका ये नहीं देखें। तृतीय चरण में देखें तो इसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। किस पर बल दिया? आकस्मिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। मेलकम गोगिन है इसमें। कौन है? मेलकम गोविन। कौन कहते हैं? मेलकम गोविन। अब वास्तव में ये जो क्रियान्वयन की विधि है तृतीय चरण वाली, इसको स्पष्टता से भरपूर नाम दिया था डिलियान ने। अब लोक नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है? तो आप जानते हैं क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें मेनली योजना आयोग, नीति आयोग, मंत्रालय विभाग, मंत्रालय के अधीनस्थ संलग्न संगठन, लोक उपक्रम, सरकार की स्वास्थ्य संस्थाएं, स्वैच्छिक संगठन, निजी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब लोक नीति के क्रियान्वयन के चरण क्या हैं? वास्तव में वो चरण भी समझने हैं। पहला चरण है नीति व्यक्तित्व को समझना, नीति का विभाजन करना, सूचना एकत्रण करना, क्रियान्वयन मानकों का निर्धारण करना। तो नीति क्रियान्वयन के प्रथम चरण में तो हम पहले क्या करेंगे? नीति को समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या करेंगे? नीति को बांटेंगे कि वास्तव में कौन कौन से भाग हैं इसमें, वो सारे। फिर नीति का विभाजन करने के बाद उसके बारे में सूचना एकत्रित करेंगे। फिर उसके बाद चतुर्थ चरण में क्या करेंगे? कौन कौन से मानक हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से पद्धतियां हैं जिनसे हम लागू करने का प्रयास करेंगे। तो लुई डब्ल्यू कोइनिंग का कहना है चारों ओर एक ही विलाप सुनाई देता है, सरकारें स्वयं द्वारा निर्मित नीतियां व कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर पा रही हैं। आज क्रियान्वयन इतना ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन सब जगह एक ही समस्या, क्रियान्वयन हो नहीं पा रहा। नीति तो बहुत अच्छी थी लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाई, योजना तो बहुत अच्छी थी लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाई। तो कोइनिंग यही कहता है आज सरकारों की विफलता इसी में है कि वो लोक नीति को क्रियान्वित नहीं कर पा रही। बना तो अच्छी नीति देती है लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत जरूरी होता है। तो वास्तव में चाहे कोई भी विकास की योजना हो, जब तक वो धरातल पर नहीं आएगी, जब तक वो विकास के स्तर पर नहीं आएगी, तब तक कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए लोक नीति के क्षेत्र में नीति क्रियान्वयन को एचिल की एड़ी कहा जाता है, अर्थात जो कुशलता नीति निर्माण में दिखाई जाती है वह नीति क्रियान्वयन में नहीं दिखाई जाती। यानी कि ऐसी चीज जो कभी समतल नहीं हो पाती, ठीक है ना भाई। जो जितना दम हम निर्माण में लगाते हैं ना, उतना क्रियान्वयन में लगा दें। यानी कि कुल मिला के जितना हम RAS या IAS पढ़ने को लेकर योजना में लगाते हैं ना, उतना पढ़ लेना तो काम ही बन जाए। आजकल बच्चे क्या योजना बनाते हैं लेकिन नीति बना तो लेते हैं लेकिन क्रियान्वयन नहीं कर पाते, उतना पढ़ नहीं पाते हैं। खाली टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलता है, आपको उतना पढ़ना भी पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो ये बेसिकली तो इसलिए RAS IAS भी आज HELAD साबित हो रहा है, या EO का पद, कोई भी पद HELAD साबित क्यों हो रहा है कि बेसिकली वो कि हम जो बात योजना बनाते हैं उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते। जब योजना का क्रियान्वयन हो जाएगा तभी सफलता है।
कुछ ही बच्चे बस अस्तम योजना को सफल कर पाते हैं। ऐसी सरकारें भी बहुत ही कम हैं जो सरकार नीतियां बनाती है उसको क्रियान्वित नहीं कर पाती। इसलिए कोइनिंग महोदय कहते हैं चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि सरकार लोक नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर पा रही, इसलिए इसको एचिल की एडी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा एचिल हिल क्या है, किसको कहा जाता है एचिल हिल? तो एचिल हिल कहा जाता है, हिल क्रियान्वयन को कहा जाता है, क्योंकि निर्माण को नहीं कहा जाता। लोक नीति के क्रियान्वयन को एचिल हिल कहा जाता है, क्योंकि हम क्रियान्वयन कर ही नहीं पाते हैं ढंग से। अब लोक नीति की क्रियान्वयन में बाधाएं क्या आती हैं? एक तो हमारी नीति अस्पष्ट होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। दूसरा, संसाधनों का अभाव हो सकता है कि हमारे पास ज़मीनी हकीकत ही पता नहीं है, घर बैठे योजनाएं बना देते हैं। फिर विशिष्ट वर्ग जो होता है, उच्च वर्ग होता है, वो रोड़ा अटकाता है। फिर जनता में जागरूकता का अभाव होता है। फिर भ्रष्टाचार भी होता है, आंतरिक सुरक्षा की कमी भी होती है, और फिर आधारभूत ढांचे का अभाव भी होता है। इसलिए क्रियान्वयन भली भांति रूप से नहीं हो पाता। आगे देखते हैं अगला, लोक नीति का मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत ये पता लगाया जाता है जिन व्यक्तियों, क्षेत्रों, समूह के लिए नीति निर्माण क्रियान्वयन किया गया उनसे उनको लाभ हुआ कि नहीं, और वास्तव में जो लोक नीति निर्माण के उद्देश्य लक्ष्य थे वो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। तो वास्तव में इस विषय में क्या किया जाता है, कई संगठन व संस्थाओं से ऑडिट का काम भी, सामाजिक अंकेक्षण भी कार्य करते हैं। जैसे नीति आयोग लोक नीति का मूल्यांकन करता है, आज नीति आयोग है। संसदीय समिति भी मूल्यांकन का काम करती है। नियंत्रक महालेखा का परीक्षण भी करता है। राजनीतिक दल भी मीडिया करती है। एनजीओज भी करते हैं। ये सब मूल्यांकन का काम करते हैं। अब मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक। एक तो रहता है प्रशासनिक अधिकारी मूल्यांकन करें, जैसे नीति आयोग मूल्यांकन करे, और न्यायपालिका करे तो न्यायिक, और जब सरकार स्वयं या नेता मूल्यांकन करें तो राजनीतिक मूल्यांकन। डेनियल लर्नर ने नीति मूल्यांकन की 3 विधियों का वर्णन किया है, प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। तो डेनियल लर्नर जो थे, जिन्हें वास्तव में 1951 में पब्लिक पॉलिसी किताब लिखी थी लासवेल के साथ मिलकर, उन्होंने मूल्यांकन की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, 3 विधियां बताई हैं, प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। एक तो प्रोसेस का मूल्यांकन करना, एक उसके इम्पैक्ट का, एक इंटेंसिव मूल्यांकन करना। तो इस तरीके से उन्होंने 3 बताया। प्रक्रिया मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि बेसिकली दिशा निर्देशों के अनुसार लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रभाव मूल्यांकन में देखते हैं कि जिस समाज समूह के लिए लागू की गई है उस पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ रहा है। समग्र मूल्यांकन में सभी पक्षों पर चर्चा की जाती है। तो अब लास्ट ध्यान रखना है, लोक नीति मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिन्हें हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। नीति में क्रियान्वित किए गए भाग तथा गतिविधियां, निर्धारित नीति से इसकी संगतता, नीति क्रियान्वयन की लागत, नीति उत्पादन से प्राप्त लाभ, परिणाम तथा प्रभाव, क्रियान्वयन के दौरान अनुभूत समस्याएं, बाधाएं, नीति क्रियान्वयन से आए सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन आदि। तो इस तरीके से हमने देखा कि लोक नीति बेसिकली सरकार की ऐसी नीति है जिसके माध्यम से सरकार जनता की मांगों व समस्याओं का समाधान करती है। और इसका फिर हमने ऐतिहासिक पक्ष देखा कि वास्तव में कि सरकार इस लोक नीति का विकास जो है किस प्रकार से किया जा रहा है और कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, तो वो भी हमने देखा कि बेसिकली इसके विकास में पहला कदम जो है कि हम 1922 से मानते हैं। डेनियल मैकूल के अनुसार वो कहता है चार्ल्स मेरियम ने जब लोक नीति को राजनीति सिद्धांतों से जोड़ा तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। 37 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इसे अपने स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल किया था। 51 में डेनियल लर्नर और लासवेल ने द पॉलिसी साइंस किताब भी लिखी थी जो ये बोर्ड पर दिखाई दे रही है। फिर इसकी परिभाषाएं भी ध्यान रखना है कि डिमोग तो कहता है व्यवहार के वह नियम जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। डिमोग की किताब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद टेरी जो प्रति प्रयोजन का सिद्धांत देते हैं, तो वो अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1954 में कहते हैं कि वास्तव में लोक नीति वह है जिसे प्रबंधक अपनाता है और जिसका अनुकरण करता है। फ्रेडरिक के अनुसार वह अमुक परिस्थितियों में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, यही लोक नीति है। थॉमस आर डाई अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी में कहते हैं जिसमें सरकार कुछ करना चाहती है
और या कुछ नहीं करना चाहती है, यानी कि कौन से कार्य करेगी कौन से नहीं, इनका विवरण लोक नीति में होता है। विलियम जेनिकिंस कहते हैं ये राजनीतिक नेताओं की, कार्यकर्ताओं की एक माला है जिसमें वो अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। रिचर्ड रोज कहते हैं ये निर्णय नहीं, एक प्रक्रिया है। जॉन सीसी के अनुसार इसमें समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार द्वारा जानबूझ किए गए कार्यों को हम लोकनीति कहते हैं। बी गार्ड पीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि लोकनीति सरकारी गतिविधियों का वह समुच्चय है जो नागरिकों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये किसने कहा? वी गार्ड पीटर्स ने कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लावल डिनबरी बेसिकली कहते हैं कि लोकनीति वह है जो सरकार नागरिकों के लिए जो करती है या करने में असफल रही है। भाई नागरिकों के कल्याण के लिए क्या किया और क्या नहीं कर पाई, उसका अध्ययन ही उससे संबंधित दस्तावेज ही क्या है? लोकनीति है। फिर कहते हैं भारत में लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल अपना रहे हैं। लिंडब्लोम का वृद्धि मॉडल क्या है? साइमन का संतुष्टि मॉडल या अधिकतम लाभ मॉडल में सुधार, यानी कि भारत में क्या किया जाता है? पुराने में ही सुधार किया जा रहा है, इसलिए ड्रोर इसे अवशेष गुण नीति कहते हैं। लोकनीति की विशेषताएं क्या हैं? लोकनीति जनता की समस्याओं व मांगों के समाधान के रूप में कहीं ना कहीं अपनाई जाती है। ये सरकारी क्षेत्र से संबंधित है, यद्यपि इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो जाती है। ये मार्गदर्शक का काम करती है, जटिल प्रक्रिया है, जनहित पर आधारित है, गतिशील प्रक्रिया है, भविष्यमुखी है, दिशा निर्देश पर आधारित है, अधिकतम लाभ पर आधारित है, वैधानिक है, और इसका उद्देश्य है कि जनता तक सरकार कैसे पहुंचेगी उसका एक साधन है, एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कार्य करने का एक तरीका है। अब प्रकृति क्या है? सरकारी है, वैधानिक बाध्यकारी है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है। प्रकार क्या है? मूलभूत या सारगत या बुनियादी नीति जो समाज की शिक्षा चिकित्सा से संबंधित है, समाज के महत्वपूर्ण सामान्य मुद्दों से संबंधित है। नियंत्रित नीति जो मानव व्यवहार के नियंत्रण से संबंधित है। फिर वितरण संबंधी नीति पिछड़े वर्गों के उत्थान से संबंधित है। फिर पुनः वितरण नीति, ये बेसिकली क्या है? ये ऐसी नीति है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना चाहती है, जैसे भूमि सुधार। संगठक नीति ये सुरक्षा और तकनीकी मामलों से संबंधित है। क्षेत्रक नीति जो कार्य क्षेत्र और विषयवार विशेषज्ञता पर आधारित है, जैसे न्यायिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य विद्वान भी हैं जो नीतियों के प्रकार बताते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थियोडर जे लेवी, जिन्होंने 4 प्रकार बताए। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि थियोडर जे लेवी ने जो लोक नीति के कितने प्रकार बताए या कौन सा प्रकार नहीं बताया है। इस तरीके से इन्होंने नियामक बताया जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करे, वितरणात्मक बताया जो गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वाला जो है, पुनर्वितरण भूमि सुधार जैसा बताया, संगठक सुरक्षा या तकनीकी वाला बताया। फिर ग्लेडर दूसरे मुद्दे हैं जो 4 प्रकार बताते हैं, राजनीतिक, निष्पादन, प्रशासनिक और तकनीकी। कार्य क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो 3 नीतियां हैं, संघीय नीति, प्रांतीय नीति और स्थानीय नीति। अब साथियों फिर इसके 3 पहलू हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया का, क्रियान्वयन प्रक्रिया का और मूल्यांकन प्रक्रिया का। इसमें जो सबसे जो है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है वो है कौन सा? वो है क्रियान्वयन वाला। क्रियान्वयन वाले की पहचान अभी भी गायब है, तो इस क्रियान्वयन वाले से क्वेश्चन आ सकता है। इस पर सबसे पहले क्रियान्वयन की बात कहते हैं लासवेल ने की थी, और ये भी कहते हैं वान मीटर काल वान हन कि हम क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संदर्भ में कम जानते हैं। तो ये 2 बातें तो आपको फिर ध्यान रखनी है, एक ये। इसके बाद आप आते हैं कि जेफरी प्रेसमैन व एरन विल्दाविस्की अपनी पुस्तक इम्प्लीमेंटेशन में कहते हैं कि वास्तव में जो लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति के बीच का जो काल है ना, वही क्रियान्वयन है। अब क्रियान्वयन के अध्ययन के क्या चरण हैं? वो प्रथम चरण में तो केस स्टडीज पर बल दिया गया, विद्वान वही हैं जेफरी प्रेसमैन और विल्दाविस्की। अगर द्वितीय चरण में जाएं तो हमने पद सोपानिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसके संदर्भ में मेजमानियन व सेबेटियर। तृतीय पक्ष में जाते हैं तो हमें उर्ध्वगामी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन ज़्यादा किया, नीचे से ऊपर की ओर, तो उसमें इसके अर्थ हैं बेनी जर्न, इनकी किताब भी है इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च। तृतीय चरण में वैज्ञानिकता पर बल दिया जिसमें मेलकम गोगिन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर उसके बाद जो अगला चरण है वो क्रियान्वयन का चरण नहीं, वो लोक नीति मूल्यांकन का है। मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्रियान्वयन के बारे में जो शब्द कहें कोइनिंग के, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोइनिंग कहता है चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं कर पा रहे, और इसलिए इसको एचिल हिल कहते हैं। एचिल हिल किसको आ गया? क्रियान्वयन वाले पक्ष को ही। मैंने कहा ना आपको क्रियान्वयन वाले पक्ष को ढंग से देखना है। एचिल हिल भी यही है, सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्रियान्वयन वाले पक्ष में हैं, तो आपको क्रियान्वयन का अध्ययन थोड़ा ढंग से करके जाना है दोस्तों। आप एग्जाम में क्रियान्वयन वाला पक्ष ही ढंग से देखना है। क्रियान्वयन में बाधाएं तो नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूल्यांकन में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, तो आप इसमें ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक ही डेनियल लर्नर का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है कौन सा? उसने 3 विधियां बताई हैं जो मूल्यांकन की, प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। इस तरीके से इसको धीरे धीरे पहले समझना, फिर इसकी नोट्स जो पीडीएफ आपको ऐप के नीचे रखी है उसको पढ़ना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम हैं मेरे दोस्तों। लेकिन मेरा सभी भाइयों से, मेरे प्यारे साथियों से, मेरे प्यारे दोस्तों से, सभी से निवेदन है कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड क्यों नहीं दोस्तों में कराते? साथियों, उन्हें देखने का अवसर तो दो। आप हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है। हमारा मीडिया जो है हम उस पर गलत तकनीकें नहीं अपनाते हैं, हम जो हैं साफ स्वच्छ हैं, आपके समक्ष हैं। लेकिन आप मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, इस नाते मेरा सभी से निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐप तक पहुंचाएं, उन्हें डाउनलोड करने के लिए कहें, खरीदने के लिए नहीं कहना। उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट भी हैं, स्टडी फ्री मटेरियल भी है, बहुत सारी वीडियो भी फ्री हैं। कम से कम वो तो देखें, फिर उसके बाद हमें देखें तो सही, उसके बाद हमारे निर्णय लें। और साथियों देखो, पूर्ण सेटिस्फेक्शन, अभी मैंने कहा क्रियान्वयन में वृद्धिशील मॉडल अपनाते हैं, अधिकतम संतुष्टि। किसी भी एग्जाम में हम आपको अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, पूर्ण संतुष्टि तो कभी नहीं मिलती। कहते हैं कि एक इतिहासकार थे, वो कहते थे किसी व्यक्ति के सामने आप गर्दन काट के भी रख देंगे ना तो वो बोल देगा गर्दन टेढ़ी कटी है। तो पूर्ण संतुष्टि तो कोई भी प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये विश्वास है कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग लगे हुए हैं उससे हम सबसे बेहतर ढंग से आपके सामने मटेरियल लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे। बस ये निवेदन हमारा स्वीकार करें कि आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ऐप को और यूट्यूब चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।